टर्म्स कुछ जानेंगे। आज वो टर्म्स सीखेंगे जो एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी जनरली हर जगह यूज होते हैं, आम लाइफ में यूज होते हैं। आप मेडिकल से रिलेटेड हो या ना हो, आपको सुनने को मिलेगा ऐसे टर्म्स। तो जनरली आज हम लोग ऐसे टर्म्स को सीखते हैं। सबसे पहला एक टर्म है जो मेडिकल से ही रिलेटेड ज़्यादा है। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कलॉइड्स के बारे में। शॉर्ट में जानेंगे एल्कलॉइड्स के बारे में, क्या होते हैं। जनरली एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। ये मोस्टली बेसिक होते हैं। मोस्टली ये एक हिसाब से कहा जाए पॉइजनस प्लांट्स होते हैं। तो कुछ लोगों का सवाल भी होगा, दिमाग में भी आता होगा कि पॉइजनस है तो ये एज ए मेडिसिन कैसे यूज होता है। एलोपैथी हुआ, होम्योपैथी हुआ, किसी में भी जो यूज होता है एल्कलॉइड्स, वो एज ए मेडिसिन कैसे यूज होता है। तो अगर किसी भी एल्कलॉइड को हम माइन्यूट क्वांटिटी में, बिल्कुल कम से कम ना के बराबर क्वांटिटी में यूज करें तो वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करता है या वो अपना वो इफेक्ट दिखाता है, मेडिसिनल इफेक्ट दिखाता है। तो अगर हम इसको माइन्यूट क्वांटिटी में यूज करेंगे तो ये इसकी थेरेप्यूटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं माइन्यूट डोज में। तो ये आपका क्वेश्चन भी है कि एल्कलॉइड्स जनरली यूज होते हैं एज ए मेडिसिन के तौर पे, तो उनका जो यूज होता है या डोजिंग होती है वो किस उसमें होती है, क्वांटिटी में, माइन्यूट डोज में होती है, माइन्यूट क्वांटिटी में होती है। तो ये याद रखिएगा आप, माइन्यूट क्वांटिटी में। दूसरी चीज़ इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, इसकी प्रॉपर्टी है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, इंटर लेवल पे पढ़ा होगा या जनरली सुना होगा। वो सारी चीज़ें या वो सारा सिक्रीशन या केमिकल जो प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प नहीं करता उसको सेकेंडरी बोलते हैं, और जो हेल्प करता है वो प्राइमरी में आता है। तो सेकेंडरी में मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा टॉक्सिन्स जितने होते हैं, ना उसके रिप्रोडक्शन में, ना उसके डाइजेशन में, ना उसके ग्रोथ में हेल्प नहीं करता, तो उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट में मोस्टली टॉक्सिन्स आते हैं, या बैक्टीरिया या फंगस से निकलने वाला एंटीबायोटिक हो गया, या बाकी चीज़ें जो होती हैं वो सारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंदर आती हैं। तो एक प्रॉपर्टी है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, और ये एल्कली कंपाउंड होता है। ये भी आप याद रखिएगा, छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछता है। ये आपको 4 लाइनें दे के रीजनिंग टाइप का पूछ लेगा। एल्कली है मतलब ये बेसिक होता है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, हमने शुरू में ही बताया था कि ये एल्कलॉइड्स जो होते हैं मोस्टली ये कैसे होते हैं, डेडली पॉइजन होते हैं। ये जहरीला होता है, पॉइजनस प्लांट है। ये कड़वा होता है। जितने भी पॉइजन आप लोगों ने सुने भी होंगे, या आप कोनियम मैक ले लीजिए, नक्स वोमिका ले लीजिए, जितने भी पॉइजनस हैं बिटर ही होते हैं, उनका टेस्ट बिटर ही होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। सब में एक एक्सेप्शन है जो पूछा जाता है, आपके फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, तीनों में एक एक। आपका बिटर जो होता है इसमें एक्सेप्शन आता है पाइपरीन का। पाइपरीन का एग्जाम आता है, ये टेस्टलेस होता है। जनरली सारे जो होते हैं एल्कलॉइड्स बिटर होते हैं, एक्सेप्ट आपका आंसर होगा पाइपरीन। 4 ऑप्शन दिया होगा। ऑर्डरलेस में सारे का कोई महक नहीं होगी, कोई स्मेल नहीं होगी, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ के। किस में महक होती है आप सबको पता होगा, जिन्होंने रियलाइज किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। जो लोग सिगरेट पीते हैं, छल्ला बनाते हैं, धुआं उड़ाते हैं, ज़िंदगी को धुएं में उड़ाते हैं, आप उनके पास बैठिए तो देखिए सिगरेट की कैसी स्मेल आती है। और सिगरेट में होता क्या है, निकोटीन। आप उसकी स्मेल फील किया होगा आप लोगों ने, अगर ऑब्जर्व किया होगा। कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। इसमें एक्सेप्शन क्या है, कलरलेस में आपका बर्बरीन आता है। जिसने भी बर्बरीज वल्गेरिस का मदर टिंचर यूज किया होगा स्टोन में या अदर बीमारियों में, यूटीआई में, जहाँ भी यूज किया होगा, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, उसको देखा हो ध्यान से, तो बर्बरीज मदर टिंचर जो होता है उसका कलर आप येलो देखेंगे। अब आप नोटिस करिएगा नेक्स्ट टाइम, बर्बरीज का आपका कलर येलो मिलेगा। जनरली कलरलेस होते हैं एल्कलॉइड, लेकिन बर्बरीज से जो एल्कलॉइड निकलता है उसको बर्बरीन बोलते हैं, और उसका कलर येलो होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन में आता है। जनरली ये कलरलेस होते हैं, तो बर्बरीन क्या है, एल्कलॉइड है, उसका कलर आपको येलो मिलेगा। ये एक्सेप्शन में आता है, तो ये आपको एग्जाम के पर्पज से याद रखना है ये चीज़। निकोटीन ज़्यादा स्मेल होता है, आपने सिगरेट में देखा होगा। जनरली ऑर्डरलेस होता है, लेकिन निकोटीन में मिलता है आपको ऑर्डर। जनरली बिटर होते हैं, ये कड़वे होते हैं, लेकिन पाइपरीन के केस में ऐसा नहीं है, ये टेस्टलेस होता है। पाइपरीन आपको पाइपर नाइग्रम से निकलता है, निकोटीन टबैकम से मिलेगा आपको, और बर्बरीन बर्बरीज वल्गेरिस में आपको एल्कलॉइड ये मिलता है। तो आप देखेंगे कि ये एक्सेप्शन है। ये तीनों आपका, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन वाला, और ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट इसका माइन्यूट डोज में होता है, आपको ये याद रखना है।
जनरल में आप याद रखेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मेटाबोलाइट सेकेंडरी है, ये एल्कली या बेसिक होता है, ये मोस्टली डेडली पॉइजन है। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था एल्कोलाइड्स के कैरेक्टर्स के बारे में, एल्कोलाइड क्या होता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आप हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एल्कोलाइड्स के, जो हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन में या हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन बनती हैं उसमें कौन सा एल्कोलाइड्स पाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, या नोटिस किया होगा तो एक दो जानते रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे होम्योपैथी की किस किस मेडिसिन में कौन कौन सा एल्कोलाइड है। आपके ये भी पीजी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप नोटिस करेंगे इस चीज़ को। तो एकोनाइट में ये हमने इसलिए लिख रखा ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। एकोनाइट में आपका होता है एकोनिटीन। एकोनाइट में आप एकोनिटीन याद रखेंगे। बेलाडोना का पूरा नाम अगर देखेंगे तो एट्रोपा बेलाडोना होता है, तो एट्रोपा से एट्रोपिन है, ये एट्रोपिन। इपिकाक आप देखेंगे जो उल्टी की मेडिसिन आती है, एलोपैथी भी हो चाहे होम्योपैथी हो, सेम जो इसकी ओरिजिन है प्लांट की सेम है एलोपैथी में भी आपका होम्योपैथी में। तो इसमें होता है एमिटीन, और जो एमिटिक वर्ड होता है एमिटीन, जो एमिटिक वर्ड होता है वो उल्टी के लिए यूज होता है। एंटी एमिटिक आपने देखा होगा रेमडीज, तो एमिटीन वहाँ से है। कॉफिया क्रूडा में आप सबको पता होगा कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कैफीन। नक्स वोमिका स्ट्राइकनीन, स्ट्राइकनीन। आप देखेंगे सिकेल कॉर फंगस अर्गोटीन, अर्गट ऑफ राई आप लोगों ने पढ़ा होगा, अर्गोटीन फंगस। सीना में आते हैं सेंटोनिन, जो एल्कलॉइड है सीना में पाया जाता है सेंटोनिन इसको बोलते हैं। टबैकम में जैसा कि अभी हमने बताया टबैकम जो सिगरेट स्मोकर होते हैं, आप वहाँ से देखेंगे तो यहीं से है आपका जो निकलता है टबैकम। सीना से आपको मिलेगा सेंटोनिन, टबैकम से आपसे मिलेगा निकोटीन। निकोटीन वहीं से मिलता है, यही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है। जनरली सारे जो होते हैं ऑर्डरलेस होते हैं, लेकिन इसी में सिर्फ ऑर्डर होती है, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है निकोटीन में, इसीलिए सिगरेट की स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। घर के अंदर कोई पी रहा होता है तो स्मेल पापा को ऊपर वाले रूम तक जाती है, फिर कुटाई अच्छे से होती है ऐसे स्टूडेंट्स की। कॉल्चिकम में होती है कॉल्चिसिन, कोनियम मैक कोनिन, पाइपर नाइग्राम में जैसा हमने पढ़ा कि पाइपरीन। सारे का अपना एक अलग टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, लेकिन पाइपरीन सिंगल एक ऐसा जिसका कोई टेस्ट नहीं है। हायोसाइमस आपने पढ़ा होगा, हायोसाइमस जो मेडिसिन होती है हायोसाइमिन होती है उसमें। सिंकोना से 3 एल्कलॉइड निकलते हैं, आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंकोना से 3 निकलता है, आपको याद रखना है। सिंकोना से निकलता है सिंकोनिन, दूसरा निकलता है क्विनीन। जो सिंकोना प्लांट है इसी से जो एंटी मलेरियल ड्रग बनती है एलोपैथी में, क्विनीन, ये वो एल्कलॉइड ही है। क्विनीन, सिंकोनिन एक, दूसरा क्विनीन, तीसरा निकलती है क्विनिडीन। तो 3 आपको याद रखना, सिंकोनिन, क्विनीन और क्विनिडीन, 3 निकलता है सिंकोना से आपसे। इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है पाइपरीन इंपॉर्टेंट है, टबैकम वाला इंपॉर्टेंट है, आपका नक्स वोमिका इंपॉर्टेंट है, बेलाडोना इंपॉर्टेंट है, इपिकॉक इंपॉर्टेंट है। ये सब इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछे कोई भी जा सकते हैं, आपको सारे याद रखने हैं। और एक चीज़ और आप लोगों को याद रखना चाहिए इसके अलावा, जैसा कि एल्कोलाइड्स के लिए टर्म्स यूज होते हैं, आपने जहाँ देखा होगा सब जगह आईएनई आईएनई आईएनई, सबके टर्म्स में लास्ट में आईएनई हो रहा है, क्योंकि जितने एल्कोलाइड्स के टर्म है ये इंग्लिश टर्म है, ये इंग्लिश टर्म है, आपको ये याद रखना इंग्लिश टर्म है। सारे एल्कोलॉइड के आगे आपको आईएनई मिलेगा, इससे पहचान होती है आईएनई अगर जुड़ा हुआ है तो वो एल्कोलॉइड है इंग्लिश में। अगर यही चीज़ लैटिन में अगर लिखी जाती है एल्कोलॉइड्स के लिए लैटिन लैंग्वेज में, तो आईएनई की जगह आईएनए होता है। तो जैसे आपने देखा है इसमें एट्रोपिन है, तो इंग्लिश में लिखा जाएगा तो एट्रोपिन लिखा जाएगा क्योंकि आईएनई जुड़ा हुआ। यही चीज़ अगर लैटिन में लिखी जाएगी तो एट्रोपिना हो जाएगा। यही बाकी सब सिंकोनिन सिंकोनिना। तो अगर आईएनए जुड़ा हुआ तो लैटिन वर्ड में एल्कोलॉइड है, अगर आईएनई जुड़ा हुआ है तो आपका इंग्लिश टर्म में ये। चलिए हम लोग सेकंड टर्म्स को आते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा था एल्कोलॉइड्स, दूसरा हम लोग जनरल टर्म्स पढ़ेंगे। इसमें जनरली हम लोगों ने एल्कोलॉइड्स में जो भी कैरेक्टर्स पढ़े हैं आपको याद रखने, सबसे इंपॉर्टेंट है जो उसके मटेरियल रिलीज होता है और इंग्लिश टर्म और उसका लैटिन टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग शुरू करते हैं एनेस्थेटिक।
ये जनरल टर्म आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर यूज होता है कि एनेस्थीसिया दिया गया या एनेस्थेटिक इफेक्ट है फला मेडिसिन का। तो एनेस्थेटिक का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ जो हमारे सेंसरी नर्व्स को डिप्रेस करे का मतलब उसको, उसकी एक्टिविटी को डाउन करे, आपके सारे सेंसेशन को, सेंसरी नर्व ही जो सारी सेंसेशन की वो होती है उसको डिप्रेस करे या उसके इफेक्ट को कम करे, उसको एनेस्थेटिक बोलते हैं। आप देखे होंगे जनरली एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया दो टाइप के होते हैं, लोकल और दूसरा जनरल होता है। तो लोकल में क्या होता है कि आपके पर्टिकुलर एरिया को एनेस्थेटाइज करने के लिए वो दिया जाता है। आपने देखा होगा लिडोकेन और प्राइलोकेन, लिग्नोकेन अलग अलग आते हैं। आपके ओरल अल्सर के लिए भी आता है आपका जनरली एनेस्थीसिया। तो आपने देखा होगा डेंटल में जनरली लोग जो BDS वाले होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं, पर्टिकुलर उस दांत के एरिया को सुन करके उस दांत को निकालते हैं। या कोई सर्जन हो गया, किसी जगह पे फोड़ा है, वहाँ पे एनेस्थेटाइज करके उस फोड़े को चीरता ताकि सिर्फ वहीं पे पेन ना हो। और जनरल में क्या होता है, आपका होल बॉडी, आपकी पूरी बॉडी को सुन्न कर दिया जाता है या एनेस्थेटाइज कर दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी में कोई मेजर सर्जरी हो रही हो या बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी में चोट लग गई हो ताकि वो पेन आपको फील ना हो। तो वहाँ पे आपको जनरल एनेस्थीसिया यूज होता है। किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए या लोकल एरिया के लिए किया जाता है तो उसको लोकल आपको बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल जनरली हम लोग होम्योपैथी से देखते हैं कि हमारे यहाँ एक मेडिसिन यूज होती है, हमारे यहाँ एक मेडिसिन यूज होती है नक्स वोमिका। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो आपकी जो पेट की नर्व्स है या फिर गैस्ट्रिक नर्व है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, उससे आपको लगता है कि वोमिटिंग जैसा आ रहा है, नौजिया जैसा सेंसेशन हो रहा है। तो नक्स वोमिका क्या करता है, उसके इफेक्ट को ख़त्म करता है। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि ये वहाँ पे यूज होता है। कुछ जगह लोग यूज भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। जनरली हम लोग एक चीज़ देखेंगे इसमें, एनेस्थीसिया से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि एनेस्थीसिया के बैड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए, बैड इफ़ेक्ट्स को या साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए आपकी कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। एस्टिक एसिड और दूसरी मेडिसिन है एमाइलिनम नाइट्रोसिनम। बैड इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, एस्टिक एसिड और एमाइलिनम नाइट्रोसिनम। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये होता है कि एनेस्थीसिया के बैड इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन आप देंगे। क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन में दोनों मिल सकता है या दोनों में से कोई एक मिल सकता है। तो ये हो गया एनेस्थीसिया के बारे में। हम लोग थर्ड टर्म पढ़ेंगे, वो टर्म जिससे आपका स्वेट का इंक्रीज हो जाना, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना। तो तीसरा टर्म है आपका सुडोरिफिक। सुडोरिफिक ये एक ऐसा टर्म है जिसमें आपका स्वेटिंग, आपकी बॉडी से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इसको दूसरे नाम से जानते हैं डायाफोरेटिक। जहां पे डाया वर्ड जुड़ा रहे हमेशा याद रखिएगा। डाई का मतलब होता है बाई, बाई का मतलब 20 का मतलब दोगुना, मतलब ज़्यादा। इसका मतलब ये इंक्रीज कर जाना, किसी भी सिक्रीशंस को या बॉडी फंक्शन को इंक्रीज हो जाना। और फोरेटिक का मतलब स्वेटिंग होती है, आपका परस्पायरेशन। तो सुडोरिफिक या डायाफोरेटिक उसे कहते हैं जब आपकी बॉडी से परस्पायरेशन या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, बहुत ज़्यादा होने लगती है तो उसको ये बोलते हैं। आपके यहाँ 4-5 मेडिसिन है, जैसे हम लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आता कि होम्योपैथी में कि कौन सी मेडिसिन किस हिसाब से दी जाती है। एलोपैथी में चलिए बुखार के लिए पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक है, आपकी मॉक्सिसिलिन है, इसके लिए हर कैटेगरी है, देने में बड़ी आसानी होती है। आप लोग फार्मेसी पढ़िए, आपको अगर ये एलोपैथी से आसान ना लगे तो फिर कहिएगा। आप जैसे जैसे टर्म्स देखेंगे मैं इसको प्रूव करूँगा आसान कैसे है। जैसे किसी को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और जनरली यहाँ पे क्या है, स्वेटिंग क्या है, एक नॉर्मल फिनोमेना, ये कोई डिजीज़ नहीं है। तो जनरली इसको ठीक नहीं करना। किसी का सलाइवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी को पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये उसकी बॉडी की टेंडेंसी है, उसको बाय बर्थ से ऐसा हो रहा है। तो आपको उसको ठीक नहीं करना है, वहाँ पे कोई दवा नहीं देनी है। स्पेशली इसका ट्रीटमेंट के तौर पे क्या किया जाता है, जो राइट ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी है, वहाँ पे आपको सिर्फ प्लेसिबो देना है। इसको ठीक नहीं करना, क्योंकि उसकी बॉडी का ये फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। कभी भी फिजियोलॉजिकल डोज या फिजियोलॉजिकल फंक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए दवा नहीं दी जाती है। तो आप वहाँ पे अगर पेशेंट को चाहिए दवा या वो ठीक लेना चाहता है या करना चाहता है तो उसको आपको प्लेसिबो देना। अगर आप उसके नॉर्मल फिनोमेना को डिस्टर्ब करेंगे, उसको बाय बर्थ स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो चीज़ कन्वर्ट होगी फिर डिजीज़ में, वहाँ पे उसको कोई ना कोई डिजीज़ डेवलप होगी। तो इसमें आप देखेंगे कुछ दवाएं हैं जो आपके स्वेटिंग को
बढ़ाती हैं या सुडोरोफिक की तरह काम करती हैं। आप पहली दवा याद रखेंगे एकोनाइट। दूसरी 5 दवाएं आप इसमें लगभग टोटली आती हैं, एकोनाइट, जिलसीमियम, पल्सातिल्ला, सल्फर और ओपियम। ये 5 मेन दवाएं हैं, और भी कैटेगरीज हैं दवाओं की जो सुडोरोफिक के अंदर आती हैं, लेकिन 5 मेन आप याद रखेंगे, एकोनाइट, जेलसीमियम, पल्सातिल्ला, सल्फर, ओपियम। ये 5 कैटेगरी की ये दवाएं हैं, आपकी 5 दवाएं हैं ये जो एज ए सुडोरोफिक काम करती हैं। ऐसा कोई भी पेशेंट जिनमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, आप ये पेशेंट को देखेंगे इसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, ऐसे पेशेंट को तो बाकी हम लोग पढ़ लिए सुडोरोफिक किसे कहते हैं, डायफोरेटिक किसे कहते हैं, बाकी इसके अंदर कौन सी दवाएं आती हैं। अब जैसे कि आप ठीक भी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप होम्योपैथी को एलोपैथी की तरह से ठीक करना चाहते हैं उस पेशेंट को, तो आप ऐसे पेशेंट्स में आप ये दवाएं दे सकते हैं जिस मेडिसिन का उससे ज़्यादा PQRS या उसका कैरेक्टर या उसका सिम्टम ज़्यादा मैच करता है। तो ये हो गया सुडोरोफिक। हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे चौथा, इसी का उल्टा पढ़ेंगे, एंटी सुडोरिफिक। इसी को एंटी स्वेटिंग की बात है, वाटरी चीज़ की बात है तो एंटी हाइड्रोटिक भी बोलते हैं इसी को, या इसी को एनहाइड्रोटिक भी बोलते हैं। एंटी हाइड्रोटिक या एनहाइड्रोटिक या एंटी सुडोरिफिक, ऐसी कोई भी मेडिसिन जो आपके पर्सपायरेशन या स्वेटिंग को डिक्रीज करे उसको बोलेंगे एंटी सुडोरिफिक, एंटी हाइड्रोटिक या एनहाइड्रोटिक। ठीक है, इसकी डिफिनीशन समझ में आ गई आप लोगों को। इसमें आपको सिर्फ 4 दवाएं याद रखनी है जो सबसे ज़्यादा मेन दवाएं हैं। इसमें सारी ट्रायोज ऑफ डिलीरियम की मेडिसिन हैं। आप लोग पढ़ते होंगे ट्रायोज ऑफ डिलीरियम कौन सी मेडिसिन है, बेलाडोना, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम, ये 3 दवाएं हैं। और इसके अलावा आपको एक दवा याद रखनी है ओपियम। ओपियम भी इसके अंदर आती है, एंटी में भी आती है आपकी, जनरली ये चीज़ आप रखेंगे, उसमें भी आती है, आपके सुडोरोफिक में भी, एंटी में भी आती है। तो आप 3 दवा याद रखिएगा। ट्रायोज ऑफ डिलीरियम वाली सारी एंटी सुडोरोफिक होती हैं जो स्वेटिंग को डिक्रीज करती हैं। एक क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा बनता है इसमें कि ट्रायोज ऑफ डिलीरियम क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, बेलाडोना, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम। तो आप देखेंगे जितना मेंटल की कंडीशन है या डिजीज़ है या बीमारियां हैं, ज़्यादातर यही 3 मेडिसिन कवर करती हैं। इसके अलावा भी हैं, एपिस भी है और भी मेडिसिन हैं, लेकिन ये 3 मेडिसिन आपके मेंटल स्टेट को जो कवर करती हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसमें ये है कि वो कौन सी मेडिसिन है जो ट्रायोज ऑफ डिलीरियम में मिडिल स्पेस कवर करती है, बीच का स्थान कवर करती है। तो एक सीरीज हमेशा याद रखिएगा, बेलाडोना, हायोसाइमस। इसमें बेलाडोना, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम, इसका मिडिल स्पेस कौन करता है आपको याद रखना है, हायोसाइमस। ये आप क्वेश्चन अगर करेंगे पीजी का या एमओ का या अदर कहीं भी करेंगे, आप देखेंगे ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा गया। तो बेलाडोना, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम, मिडिल स्पेस कौन करता है, हायोसाइमस। और अगर आपको एक चीज़, एक ट्रिक बताते हैं, अगर कहीं भी मेंटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में या फिर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है मेंटल से रिलेटेड कोई भी, और आपको नहीं समझ में आता है या आपका पढ़ा हुआ नहीं है, और तीनों में से अगर कोई भी एक मेडिसिन आ रही है आपके सामने, ऑप्शन में कुछ 3 कोई और मेडिसिन है और इसमें से कोई एक मेडिसिन है, तो आप मेंटल वाली उस क्वेश्चन में या उस कंडीशन में आप किसी एक को टिक करिएगा। इसमें से जो भी ऑप्शन होगा, सबसे पहले आपको अगर टिक करना है तो बेलाडोना या हायोसाइमस में से करेंगे, या अगर सिर्फ स्ट्रामोनियम दिया है तो आपको स्ट्रामोनियम वाला क्लिक करना है। तो ये मेंटल वाला क्वेश्चन आपको ऐसे देखेंगे कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा ऐसे कंडीशंस में। ये चौथा टर्म हम लोगों ने पढ़ा, एंटी सुडोरिफिक या एनहाइड्रोटिक या एनहाइड्रोटिक बोलते हैं इसको। इसमें हम लोगों ने 5 मेडिसिन भी देखी, हम लोग 5वां टर्म कवर करेंगे इसमें, डिओडोरेंट्स। ये बिल्कुल जनरल सा टर्म है जो आम जिंदगी में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है ये क्या है, या फिर इसके बारे में अगर बोलना है तो क्या है ये, इसमें क्या चीज़ यूज होती है। डिओडोरेंस क्या होता है, जो आपका ऑफेंसिव ऑर्डर होता है उसके इफेक्ट को कम करता है या उसकी ऑफेंसिवनेस को ख़त्म करना है, डोमिनेंट हो जाता है उसके ऊपर, इसलिए इसकी स्मेल नहीं आती है बैड स्मेल, आपको वो अच्छी स्मेल सुनाई देती है। मोस्टली इसमें जो यूज होता है आपका फॉर्मेलिन यूज होता है। आप जितना भी देखेंगे कि वो ऐड वगैरह आता है कि आजकल क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो फॉर्मेलिन यूज होता है, वो भी 35% कंसनट्रेशन में। आप अगर उसका कंटेंट चेक करेंगे, कंपोजिशन चेक करेंगे, तो आपका फॉर्मेलिन आप उसमें मिलेगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आप लोगों का ऑप्शन में, इसका कंसनट्रेशन चारों में फॉर्मेलिन ही आपका ऑप्शन था, लेकिन उसमें कंसनट्रेशन ये पूछता है। मेन चीज़ ये है 25%, 15%, 35% या 65%, ऐसे कुछ करके दिया होगा, आपको टिक करना सिर्फ और सिर्फ 35 वाले को। कि डिओड्रेंट्स जो यूज होते हैं वो जनरली उसमें फॉर्मेलिन का कंसनट्रेशन, 2 क्वेश्चन है इसमें, एक तो इसका कंपोजिशन फॉर्मेलिन है, दूसरा इसका जो कंसनट्रेशन है वो 35% है।
5 टर्म हम लोगों ने कवर किए। छठा टर्म है एंटी हेलमिंथिक। इसमें 2 कैटेगरी आती है। एक किल करना, एक एक्सपेल करना। अगर पैरासाइट है या हेलमिंथीज है आपके पेट में है, जनरली ये बच्चों में होता है, तो या तो उसको वहीं पेट पे ही मार दिया जाए दवा देके या किसी तरीके से, या तो उसको बाहर निकाला जाए। तो अगर किल कर रहे हैं उस दवा के थ्रू, उसको वर्मीसाइड बोलते हैं। अगर बाहर निकाल रहे हैं तो उसे वर्मीफ्यूग। साइड का मतलब ये होता है किल करना, फ्यूग का मतलब होता है किसी को से बहुत तेज़ी से रोटेट करना या बाहर निकालना, उसको बोलते हैं। साइड और वर्मीफ्यूग 2 टर्म में आप याद रखेंगे। इसमें जनरली जो दवाएं आती हैं, 4-5 दवाएं जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, आपको याद रखना है। सीना, जैसे लोग कंप्लेन करते हैं कि इसमें समझ में नहीं आता कि किस कैटेगरी के हिसाब से कौन सी दवा देनी है। आपको एलोपैथी में क्या है, बुखार है तो पैरासीटामॉल, ये है वो। आपके यहाँ भी तो सारी उसी हिसाब से कैटेगराइज हैं, आपको बस पढ़ना है। सीना है, स्पाइजेलिया है, चिलोन ग्लेबरा है, स्टेनमेट है। ये सारी आप देखेंगे कॉमन दवाएं हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। आपकी 2 दवा और है इसमें, याद रखेंगे। चीनोपोडियम है और थाइमॉल है। ये 5-6 दवाएं जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होती हैं। आप देखेंगे आपका ये सारा केस स्पाइजेलिया या सीना से ही कवर हो जाता है। बाकी अगर कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रहा है आपका तो चिलोन ग्लेबरा दे सकते हैं। चीनोपोडियम भी बहुत अच्छा रिजल्ट करती है। ये 5-6-7 दवाएँ हैं। ये छठी की कैटेगरी है एंटी हेलमिंथिक की। हम लोग 7वीं कैटेगरी में आते हैं इसके जनरल टर्म्स के, जो है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक की कैटेगरी क्या क्या है, हमारे यहाँ कौन सी मेडिसिन है, कैसे काम करती है। तो इसमें पायरेक्सिया होता है फीवर। एंटी का मतलब होता है उसके अगेंस्ट, उसको रोकना या उसको ख़त्म करना। तो नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में अगर नापते हैं, आप मापते हैं तो 37 है, वरना अगर फ़ारेनहाइट में करते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये चीज़ होती है। अगर इसी से ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो पायरेक्सिया, बुखार में आता है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस होता है, यही मेंटेन करता है हमारे थर्मोस्टेट सिस्टम को, या हमारे थर्मल स्टेट को स्टैटिक बना के रखता है, उसे थर्मोस्टेट बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस पहला ये है, दूसरा 37 डिग्री, तीसरा 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इसमें मेडिसिन आप अगर देखेंगे इसमें, तो जो कॉमनली मेडिसिन इसमें चलती हैं, जो आप जनरली थेरेपेटिक के बेसिस पे बिना कुछ सोचे समझे चलाते हैं, आर्सेनिक, पायरोजेनम, स्वर्टिया चिरेटा, जनरली इसका मदर टिंचर यूज होता है। आपकी एक दवा और चलती है बैप्टीसिया। वैसे तो लगभग 200 से 250 मेडिसिन इसके अंदर आती हैं, लेकिन ये कॉमन दवाएं हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। आप देखेंगे आर्सेनिक, पायरोजेनम, स्वर्टिया, बैप्टीसिया, और भी मेडिसिन आपकी हैं, तमाम इसमें मेडिसिन हैं। कैटेगरी वाइज उसके PQRS के बेसिस पे जो भी सिम्टम्स मैच करेंगे उसके बेसिस पे सारी मेडिसिन हैं। और 8th कैटेगरी आती है इसमें, 8वीं कैटेगरी जो आती है इसमें एंटीसेप्टिक की आती है। एंटी का मतलब वही सेम चीज़, अगेंस्ट होना उसका, या उसको रोकना, उसको ख़त्म करना। सेप्सिस इज सडन इन्फेक्शन को बोलते हैं। तो जो चीज़ को, जो लिविंग सेल्स को सड़ने से या ख़राब होने से बताए, वो सारी चीज़ें क्या है, एंटीसेप्टिक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन मेडिसिन यूज होती हैं, आप देखेंगे एसिड कार्ब। अब सेप्सिस आप देखते कहाँ पे हैं, या तो ब्लड में मिलेगी आपको चोट लगने से, सर्जरी के बाद, या तो आप गैंग्रीन वगैरह में देखते हैं। तो ऐसे केसेस में देखेंगे ये सारी कैटेगरी जो एंटीसेप्टिक की है, आपका गैंग्रीन हो गया, सर्जरी के बाद कहीं इन्फेक्शन ब्लड में हो गया, तो ये दवाएं देखेंगे आप, ये सारी दवाएं यूज होती हैं। एसिड कार्ब या कार्बोलिक एसिड, बोरेक्स, बोरिक एसिड, पायरोजेनम, ये सारी दवाएं आप देखेंगे उसी कैटेगरी में आती हैं आपकी एंटीसेप्टिक। आप उसको, चाहे आपको गैंग्रीन ठीक करना हो या किसी के ब्लड में इन्फेक्शन हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट आती है, ये मोस्टली उसी में है, छठी में ही आप जनरली इसको याद रखेंगे,
एंटी पैरासिटिक या एंटी हेलमिंथिक वाले में ही रखेंगे। जो हेलमिंथ की कैटेगरी थी आती है एंटी पैरासिटिक, उसमें भी आप देखेंगे पैरासाइट ही होता है जो बच्चों के पेट में जनरली होता है। आप भी वहाँ पे सेम दवा प्लेंटेगो, सीना, फेलिक्स मॉस, स्पाइजेलिया, चीनेपोडियम, थाइमॉल, सीना, चिलोन ग्लैब्राज यही जनरली यूज करते हैं। तो ये 7-8 कैटेगरी हम लोगों ने कवर की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।